हेलो दोस्तों। आज हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 है जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। आइए स्टार्ट करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, हम लोग भी हैं, कभी कभी पढ़ते हैं तो लिखा होता है इतने वर्ष पूर्व, इतने साल पहले। ठीक है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि वाह इतने साल पहले क्या होता होगा, कैसे लोग क्या कपड़े पहनते होंगे, क्या करते होंगे। इसी तरह रसीदा भी सोच रही है। ठीक है, कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर कोई अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ठीक, अगर हमें 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले का जानना है तो हम किससे पता लगाएंगे? अपने माता पिता, ठीक है, या अपने ताऊ लोगों से। लेकिन अगर आज से लगभग 60 साल, 70 साल पहले क्या हुआ था तो इसका कैसे पता लगाएंगे? अपने दादा लोगों से। लेकिन आज से 100 साल पहले क्या हुआ था तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तब तो हम जान नहीं पाएंगे कैसे हुआ था। तो हम इसका पता कैसे? किताबों से लगाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे। ठीक है, जैसे आप अपने दादा लोगों से पूछते होंगे कि दादा पहले जो लोग रहते थे या फिर आप ही थे, आप अपने टाइम पे क्या क्या खाते थे। जैसे आज के लोग चाउमीन, बर्गर आदि चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारे दादा जैसे लोग या बाबा लोग क्या खाते थे? मक्की की रोटी, ठीक है, और चना, गुड़, ये सब खाया करते थे। लेकिन आज के लोग का जो खाना है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक, क्या कपड़े पहनते थे। हम लोग आज पैंट शर्ट इत्यादि पहनते हैं, वो लोग धोती कुर्ता या अन्य चीज़ें पहनते थे। ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे? हम लोग पक्के घरों में रहते हैं, ठीक, वो लोग कच्चे घरों में रहते थे। हम आखेट को, शिकारियों जिसको कहते हैं, पशुपालकों किसको, ठीक है, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, शिल्पकारों से कहते हैं जो पत्थर तराशते हैं, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। अपने दादा से लोगों से आप पूछिए कि आप लोग पहले कौन कौन से खेल खेलते थे। जैसे वो लोग पहले गिल्ली डंडा या कबड्डी या अन्य चीज़ खेलते थे, और हम लोग आज जैसे क्रिकेट मैच, ठीक है, पबजी, ये सब खेला करते हैं। ठीक, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, सुना करते थे। हम लोग आज कहानियाँ सुनते हैं कुकू एफएम पे, वो अपनी दादी से या नानी से कहानी सुना करते होंगे। हम लोग भी सुनते हैं। कौन से नाटक देखा करते थे, ठीक है, या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 प्रश्न 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लोग पूछ सकते हैं कि कब से रह रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर, तो मतलब कई लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं, सोचिए। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ठीक, संग्रह उसे कहते हैं जो संग्रह करता है। ठीक है, संग्रह जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। ठीक है, संग्रह उसे करते कहते हैं जो संग्रह करता है, जैसे कि अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, अब जैसे ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो यहाँ पे हम नर्मदा नदी पहले देख लेते हैं। ठीक, तो ये सतपुड़ा लिखा है, यहाँ ये देखिए नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये देखिए पाकिस्तान में है। ठीक है, किरथर किरथर और सुलेमान, ठीक, कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पहाड़ियों का पता लग गया। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या कह रहा है? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला क्या इंपॉर्टेंट है? सुलेमान और किरथर हिल कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, पता होना चाहिए। और कब क्या यहाँ लिखा? जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ, ठीक है, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ठीक, कहाँ पे? सुलेमान और किरथर, यहाँ पे गेहूं और जौ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ठीक, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, वैसे तो सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। ठीक है, याद रहना चाहिए, क्या? कुत्ता। लेकिन उन्होंने क्या किया था? भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, वह लोग रहते थे जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे कब से कब रह लगभग मतलब कितने साल पहले रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या खोज की थी?
गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से मतलब जानवर पाले थे, ये याद रखिए, भेड़ बकरी गाय बैल पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। ये भी पूछ सकते हैं कि वे लोग रहते कहाँ थे। भाई जंगल में तो रहते नहीं थे, गांव में रहते थे। जैसे जो पहले लोग थे, कौन, आदिमानव, वो जंगल में रहा करते थे। कहीं इनको आदिमानव मत समझ लेना, इंसान है, मतलब तब यहाँ पे उनके बुद्धि का अच्छा खासा विकसित हो गई थी। ठीक है, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, ऊपर तो समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कहाँ है, गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, और विंध्य पहाड़ियाँ, ये देखिए विंध्य पहाड़ियाँ हैं और ये हैं गारो पहाड़ियाँ। पता लग गया। अब क्या बता रहा है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, यहाँ गारो और विंध्य के पहाड़ियों में चावल उपजाया गया था। जहाँ चावल सबसे पहले विंध्य में उपजाया गया था, कहाँ, उत्तर में। कहाँ पर, ये विंध्य है यहाँ की उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक है, तो सिंधु ये है, ये सिंधु है, ये झेलम चेनाब रावी सतलुज ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, पता लग गया। अब क्या कह रहा है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सहायक नदियां किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे गंगा बड़ी नदी है और सहायक नदी क्या, सोन। ठीक है, ये सिंधु बड़ी नदी है और इसकी जो चार ये सब मिला के नदियां हैं, ये झेलम चेनाब रावी इत्यादि ये सब नदियां इसकी कौन सी हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, 4700 वर्ष, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वह इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ था। ठीक है, तो यहाँ है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे लोग रहने लगे, फले फूले नगर का स्थापना हुई। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती के इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये क्या साइड में है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि, ये तो आप नाम जानते ही हैं, दक्षिण एशिया में ये सब आते हैं। ठीक, आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। भाई एशिया एक महाद्वीप है, दक्षिण एशिया माने उसका कुछ भाग, तो वो तो छोटा होगा ही। ठीक, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है भाई, महाद्वीप क्या है, जैसे एशिया बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा एशिया का, मतलब एशिया ये महाद्वीप है, और उसका छोटा सा कहीं एक साइड का हिस्सा, जैसे यहाँ पे कहा गया दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक, मतलब यहाँ पे एशिया का एक छोटा सा साइड का कहीं का हिस्सा क्या कहलाएगा, यहाँ पे उपमहाद्वीप। ठीक है, समुद्री तट, समुद्रों पहाड़ियों लिखा है यहाँ पे, समुद्रों पहाड़ियों पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, इधर देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, लगाते हैं, ये है हमारी गंगा नदी, ये है सोन नदी। तो गंगा नदी इधर इधर से इधर गई है, ये देखिए इधर है होके। ठीक है, और सोन नदी ये इधर होके यहाँ पे गंगा में मिल गई है। तो ये सोन क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, जो मगध है वर्तमान बिहार में है, मतलब गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के प्राचीन काल में जो क्षेत्र थे इनके, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे। मगध कहाँ है, वर्तमान बिहार में है। ठीक, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्री जोखिम भरी होती थी। ठीक, फिर भी ये यात्रा इनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, ये तो है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। ठीक, एक गांव से दूसरे गांव भाई क्या जाते थे वो, उनको भाई अपना धर्म का प्रचार करना था। एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे प्रचार करने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता थी। ठीक है, उत्सुकता से जाया करते थे। ठीक, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे को विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया क्या कि जो पहले लोग भाई एक जगह से दूसरे स्थान कैसे गए, प्राकृतिक आपदाओं से गए। ठीक,
कुछ लोग धर्म को अपने बढ़ाने के लिए गए, ठीक है, और कुछ लोग अपना भाई उत्सुकतावश के कारण गए, हमको वहाँ जाना है, ढूंढते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, ये इसके कारण गए। कुछ लोग शिकार के लिए गए कि आज खाना है, कुछ दिन बाद वहाँ शिकार खत्म हो गए तो अपन आग कहीं दूर या कहीं अलग अब जाएंगे, शिकार करेंगे जाके, ठीक है। फिर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं भाई बताइए? आज लोग तो यात्रा घूमने के लिए करते हैं भाई, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, ठीक है। अब ये उत्तर आप दीजिए। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, ठीक, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मानचित्र एक को देखो जहाँ पहाड़ियाँ और पर्वत समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक। ये देखिए, ये इसका पूरा प्राकृतिक सीमा, ये पूरी इधर से लेकर इधर तक पूरी, ये पूरा, ये पहाड़ पूरी, ये सब मिलकर इधर पूरा सिस्टम पूरा, अरब सागर तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर पहाड़ और ये सब थार मरुस्थल, इधर सिंधु नदी तरफ, पूरा सिस्टम मिलके उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था भाई, आसान तो होगा ही नहीं, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे कौन पार कर पाएगा। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोगों यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों को इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक। अब जैसे अपने भारत में लोग कैसे मतलब संस्कृति बटी, कैसे अपने लोगों को विचारों का इधर उधर से कैसे हम लोग जान पाए भाई। भारत में तो आक्रमण होते थे, तुर्कों का आक्रमण हुआ, जैसे वास्को डी गामा, अंग्रेज ये सब आते थे भाई, उनके कल्चर हम धीरे धीरे सीखने लगे, वो हमारे कल्चर सीखने लगे। तो भाई इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं और ये सब उनकी बात हमें जानते थे, वे हमारी बात नहीं जानने लगे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किया कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे भाई। अब जैसे कि अंग्रेज यहाँ आए, वो क्या खाते थे, तुर्क लोग यहाँ आते थे क्या खाते थे, ठीक। वह बहुत लोग पहले जैसे कि समोसा, जो अकबर लोग जब आए या फिर जब मुस्लिम्स आए तब समोसा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चला कि ये लोग क्या चीज़ होती है, कोई समोसा भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे ही है कि मतलब आए, उनके विचारों का आदान प्रदान हो, जिससे हम उनकी चीज़ों को सीख सके, वो हमारी चीज़ों को सीख सकें। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक, करते हैं भाई। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिया शब्द कहाँ से निकला, इंडस से। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक। अब सिंधु को संस्कृत में इंडस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन गया। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ठीक है। ईरान और यूनान उधर पाकिस्तान तरफ से उधर हैं, ठीक है। देखिएगा मैप में, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। अब देखिए लगभग कब, 2500 वर्ष पूर्व, ठीक। ईरान और यूनान के लोग, ठीक, यूनान और ईरान के लोग यहाँ आए, ठीक। अब जब वो आए तो यहाँ पे क्या सिंधु नदी थी, उस समय सिंधु को क्या कहते था भाई, इंदोस अथवा इंदोस, ठीक, इंदोस अथवा इंदोस के नाम से जाना जाता, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा भाई। अगर उसको इंदोस कहते थे सिंधु नदी को, तो उसके जो पूर्व में स्थित हम लोग थे, जो नगर थे, जो जहाँ जो लोग रहते थे, उनको इंदोस अर्थात इंडियंस कहने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम वो लोग इंडियन थे, तो हम लोग क्या हो गए, वो देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया, ठीक। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा भाई। शकुंतला का पुत्र जो भरत था भाई, कालिदास जी ने लिखा अभिनंदन शकुंतलम, उसमें जो शकुंतला जी थी, उनका जो पुत्र था, क्या नाम था, भरत, बहुत ही महान था, ठीक। वो शेर के दांत गिनता था, उसके नाम से देश का अपने नाम भारत पड़ा, ठीक है। और यहाँ के जो लोग रहते थे वो लोग भारतवासी अर्थात भरत की संतान के नाम से जाने जाते थे, इसीलिए यहाँ पे लिखा कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए अतीत के बारे में हम कैसे जानें, ठीक। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेन्यू, इसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज नामक, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी, ठीक। अब यहाँ देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो पूछ सकते हैं यही चीज कि पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन शब्द में मेन्यू से लिया गया, ठीक, जिसका अर्थ है हाथ, ठीक। ये पूछ सकते हैं, और एक ये पूछ सकते हैं कि कहाँ लिखते थे पहले लोग, ताड़पत्रों पे या हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज नामक में, ठीक, इस पे लिखते थे, ठीक, या पेड़ों की छालों में भी लिखते थे, ठीक, या और भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कैसे लिखी गई है।
अब ये ऊपर कुछ दिया गया है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये देखिए दिया गया। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक, ये भुर्ज पेड़ से बनी है, देखिए। ठीक, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई अब इतने दिन तक थे तो कुछ को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी हैं, उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। भाई कुछ पहले पांडुलिपि थी जिनको कीड़ों ने खा गई भाई, और कुछ बच गई पांडुलिपियां जो आज हैं। ठीक, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हो मिलती है। अब राजा क्या करते थे, ठीक, वो लिखवाएंगे। राजा और जो ऋषि लोग थे वो लोग औषधियों और विज्ञान के बारे में लिखते थे। ठीक, जो मानव और जो धर्मगुरु थे ये लोग अपने धर्म की मान्यता और उनके व्यवहारों के बारे में इत्यादि चीजें लिखा करते थे। इस पे लिखते थे, इसी ताड़ के पत्रों पे। ठीक, इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकार और प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्राकृत और तमिल में लिखते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, उस टाइम में लगभग 25 का हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक भाई, पहले लोग पत्तों पे जब लिखते थे, लेकिन राजा जानते थे कि पत्ते आगे चल के खराब भी हो सकते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, पत्थर पे लिख देते थे। ये देखिए कैसे लिखा गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे लग रहा है ये टी है, ये ए कुछ लग रहा है। ठीक है, ये एन कुछ लग रहा है, देखिए एकदम इंग्लिश लेटर्स लग रहे हैं। ठीक, ये एम लग रहा है। ठीक, ये लोग लिखवा देते थे। भाई लिखवाते क्यों थे, अभी आगे हम लोग देखेंगे। अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए। कभी कभी शासक अथवा अन्य अपने आदेशों का इसी पे मतलब लिखवा देते थे, ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनको पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उन्होंने उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखते थे। भाई राजा अगर अपनी विजय का कारण ही पत्थर की बजाय उस पर ताड़पत्रों या उस पर लिखवाएंगे तो वो लोग कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो पत्थर होते थे ये नष्ट तो होना नहीं है इनको। भाई आराम से इस पर खुदवा दिया, कम से कम 10,000 साल या 5,000 साल तक आराम से रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या लिखा, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लाभ क्या थे? ठीक, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी? कठिनाइयाँ ये आती थी कि इसको लिखने में बड़ा समय लगता था। पत्थर भाई काट काट के लिखना कोई आसान काम थोड़ी ना, उसमें खोद खोद के लिखना। ठीक है, और फायदा क्या था, ये काफी दिन तक चलेगी। तो इधर देखिए क्या लिखा, देख लेते हैं। लगभग 200 2250 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, कौन से अभिलेख, इस अभिलेख की बात कर रही हैं। अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ठीक, जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई जैसे हम लोग लिखते हैं भाषा का तो प्रयोग करेंगे। यह अभिलेख अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी है। ठीक, ये जो है ये किस में लिखी है? यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है लिखी गई। ठीक, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, जिसको क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री मतलब लिखता है, कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। अब क्या यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, ये देखिए पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का है। ठीक, ये देखिए चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? वह भिन्न कैसे? हमारे सिक्के जो होते थे गोल होते हैं, ये चौकोर जैसा है, यही भिन्नता है। और इसमें डिंटिंग पेंटिंग बनी है, और चांदी का सिक्का होता है, अपने यहाँ चांदी का नहीं होता है, सिक्का लोहे का।
यही इसमें बताएगी कि खुदाई करके जो यहाँ की मिट्टी है उसको इसमें कुछ घड़ा वड़ा मिला और सब चांदी के सिक्के मिलते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। भाई जो हिस्ट्री की जो जो इतिहासकार होता है, इतिहास लिखता है, सॉरी लिखता नहीं है, इतिहास जो ढूंढता है जाके कि कहाँ पर क्या कैसे हुआ था, ठीक। पुरातत्वविद वो क्या करता है भाई, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्होंने ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। भाई अगर बहुत कुछ जल भी गया तभी भी उसमें वो लोग पता लगा लेते थे कि यहाँ पे क्या होता था। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? भाई हाँ, मिलते मुश्किल है क्योंकि कपड़े जो हैं नष्ट हो जाते हैं मिट्टी में, लेकिन तभी भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, मिलते भी होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक। जो अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं, और जो वहां पे जाके ढूंढता है, खोज करता है कि कहाँ पर यहाँ कैसे क्या हुआ होगा, ठीक, खुदाई करके देखता है और वहाँ की राख, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के बर्तन और वहाँ की लकड़ी, इनका सबका देखता है और चेक करता है, तो उसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। और जो इतिहास पढ़ता है उसे इतिहासकार कहते हैं। जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करें। भाई जो हम पढ़े इतिहासकार जैसे हैं हम लोग, स्रोत के प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक है, ठीक। जैसे इसमें लिखा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। इंग्लिश में देखा जाए तो आवर पास्ट, पास्ट में आखिरी में एस लिखा है, ठीक। तो पास्ट में भी जो है पुराना होता है, ठीक, जो बीत गया, लेकिन एस लिख गया तो इसका मतलब क्या है, आइए यहाँ देखते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जैसे हमने कहा उसमें पास्ट में एस लगा है। इससे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन को क्या मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, तो है ही है। इस तरह के भेद अतीत में कुछ विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। भाई जो शासक होगा वही लेखा जोखा रखता था, उन्हीं के पास मंत्री संतरी थे, यही सब लेखा जोखा रखते थे सब। लेकिन यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। भाई पत्थर के उकरवा देते थे, कोई आम आदमी थोड़ी ना उकरवाएगा अपने लिए। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह कृषक, पशुपालकों जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में कुछ जानना शेष है, अभी सब कुछ थोड़ी ना हम लोग जान पाए। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, ठीक। अब कौन चल रहा, 2022 चल रहा है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे आज जैसे 600 वर्ष है तो बाद में दिखा दिया 500 साल, 500, उसके बाद 500, 480 ऐसे करके, ठीक है, मतलब पीछे होता जाता था। और ईसाई जो ईसा मसीह थे उनके बाद आगे आने लगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2022 आज चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर ईसा मसीह जिंदा होते आज तो वो 2022 साल के होते, ठीक। समझ गए ना, ईसा मसीह अगर आज जिंदा होते तो वो 2022 साल के होते, इसीलिए कहते हैं, ठीक। 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक, इससे पूर्व की जो जितनी तिथियां थी उसे ईसा पूर्व कहते हैं के रूप में जानी जाती थी। इस तरह पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज में बीसी, हिंदी में यू ई यू ईपी ईपू, ठीक, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है।
तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, इनका पता लगाओ। इनके लिए तुम अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अब प्रश्न 3 देखिए उस पे, और उस पे 3 संख्याएं पता लगाएंगे हम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। ठीक, इनमें से कई अभिलेखों कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश में मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे ये मतलब बताया गया था, जो पहले लोग थे उकरवाते थे। ठीक, तो इस प्रकार जो लिपि थी, जानने की प्रसिद्ध कहानी, ठीक, जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ये देखिए, ये कहानी जैसे एकदम मिस्र से मिलती है। ये 5000 वर्ष पूर्व थी। राजा रानी उकरवाते थे इसी को। ठीक, ये PTOLMIIS, ठीक है। ये देखिए KLIOPADTRA होगा। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। ठीक, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिसे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों, ठीक, यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में मिलता है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटा से फ्रेम में दिखाए गए हैं। ठीक, राजा और रानियों का नाम छोटे फ्रेम में, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ये देखिए एल अक्षर के लिए शेर, ठीक, ए अक्षर के लिए चिड़िया, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। ठीक है, जब धीरे धीरे जानने लगे तो वो लोग पढ़ने भी लगे। कल्पना करो तुम एक पुरातत्व का साक्षात्कार लेना, मतलब कोई जो जो खोज करता था, ठीक, उसका तुम्हें इतिहास, उसका मतलब लेना है साक्षात्कार। तुम उन 5 प्रश्नों का एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक, ये उपयोगी शब्द कुछ देख लीजिए। ये यात्रा, पांडु यात्रा किसे कहते हैं भाई? यात्रा एक जगह से दूसरी जगह से जानो तो यात्रा करते हैं। पांडुलिपि जिसे हस्तलिपि जो लोग अपने हाथों से लिखते थे। अभिलेख, जो अभिलेख मिलते थे, जो बहुत प्राचीन, बहुत पुराने, जो हमें लिखा हुआ मिलता है उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक, पुरातत्व, ठीक, पुरातत्व हिस्ट्री, मतलब जो पुरातत्व उसे कहते हैं जो हिस्ट्री को वो करता है, ठीक है, ढूंढता है उसकी, जो उसे तो पुरातत्व कहते हैं, लेकिन पुरातत्व माने प्राचीन चीजें। ठीक है, ये बहुत पहले चीजों को पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार तो जानते ही हो, जो मतलब पढ़ता है इतिहास को। स्रोत, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे कई स्रोतों में मिला। ठीक, जैसे कि कहीं पे राख के स्रोत मिले, कहीं के कुछ, तो उसे स्रोत कहते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक, अब ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व, इंपॉर्टेंट है। 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। ठीक, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज का 2500 वर्ष पूर्व था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। आज से देखा जाए तो 2000 वर्ष पूर्व था। अब ये देखिए, इसे सुमेलित करिए। ठीक है, अब अगर आपने सही पढ़ा है तो ये आराम से सुमेलित हो जाएगा। ये इधर ही देख लीजिए, इधर से आराम से हो जाएगा। या क्वेश्चन पे पूछा पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ, अंतर बता दीजिए। ठीक है, फिर अब चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ओके।